चलिए, सबको स्क्रीन विजुअल है? जी सर। यस, फाइन। देखिए, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स, तो चैप्टर 2 से पढ़ा था, क्योंकि चैप्टर 1 का जो भी पार्ट था हमने उसको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में कवर कर लिया था और लास्ट में हमने चैप्टर 1 रिवाइज किया था। तो आज हम लोग चैप्टर 1 से रिवाइज करते हैं। इकोनॉमिक्स का मीनिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये हमने कवर कर लिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, और सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो किसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है? कंज्यूमर के लिए ना। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, गुड्स एंड सर्विसेज। यस, कैसे करना है। अब बहुत सारे गुड्स को होता है, कुछ गुड्स होता है जो आप हैंडलूम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ गुड्स होता है जो जिसके लिए वेरियस इंडस्ट्रीज होता है, आप वहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, आप विंटर में, आप समर का कलेक्शन आप प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो कोई परचेज करेगा क्या? नहीं सर। तो इन सब चीजों को देखते हुए किस तरीके से हमने हमने प्रोडक्शन करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर है, और ये कहाँ से आया था ये पता है? कोई कोनोमानिया मीन्स हाउस होल्ड्स। यस सर, ग्रीक वर्ड। यस, ग्रीक वर्ड, वंडरफुल। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमने डिफाइन किया था एज the use of economic analysis to make business decision involving the best use of organization's scarce resources। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्केयर रिसोर्सेस होता है उसको यूटिलाइज करके किस तरीके से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं, इसी को तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स इसमें कवर किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस वहां पे हमने कवर किया था कि किस मार्केट में किस टाइम पे हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन स्टॉप करना है, हमारा प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है, कहाँ पे मिनिमाइज होता है, इन सबको हमने कवर किया हुआ है ना। तो ये सब आप लोग एक बार, मैं बस आज के क्लास में आप लोगों को बस बताते जा रहा हूँ कैसे आपको रिवाइज करना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देख लेना है, ठीक है। देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब माइक्रो का क्या मतलब है और मैक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो हमने पढ़ा था ना, मीन्स स्मॉल, स्मॉल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। मैक्रो मीन्स लार्ज, लार्ज लेवल। लार्ज मतलब नेशनल लेवल पे। अब एग्रीगेट। यस, एग्रीगेट, वंडरफुल। तो जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, ये सब किसमें आएगा? ये सब माइक्रो लेवल पे आता है। बिहेवियर ऑफ फॉर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। बट नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो इन्फ्लेशन वगैरह, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ये सब किसमें आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा, ठीक है। तो बस आप लोग देखते चलिएगा कि कौन कौन सा पार्ट माइक्रो में आता है, कौन कौन, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी या पार्ट ऑफ माइक्रो और या पार्ट ऑफ मैक्रो, ठीक है। तो आज आप लोग को किस तरीके से रिवाइज करना है, और साथ साथ एक बार मेरे साथ रिवाइज भी करते चलिए। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर डिफाइन करते हैं, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्योंकि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पे स्टैब्लिश होता है। Yes, sir. देन इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि फैक्टर प्राइसिंग कैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल फंक्शनिंग वगैरह, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल के एलिमेंट्स भी इसमें लाई करते हैं, जस्ट लाइक Yes, sir. इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ये सब किसका पार्ट है? ये सब मैक्रो का पार्ट है। Macro level. टैक्सेशन, गवर्नमेंट का वेरियस जो पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इस पे भी तो डिपेंड करता है। तो Yes, sir. बिजनेस इकोनॉमिक्स में दोनों ही पार्ट आता है, माइक्रो और मैक्रो। देन बिजनेस इकोनॉमिक्स एक तरीके का आर्ट भी है। देन इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो अराइज होता है,
उससे रिलेटेड हमारे पास उसका उस चीज को हम रियल वर्ल्ड में कैसे फेस करते हैं, दैट इज नोन एज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। हम किसी भी तरीके का अनरियलिस्टिक एजम्पशंस नहीं करते हैं, रियलिस्टिक एजम्पशंस के साथ हम रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं यहाँ पे। तो इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपका टूल्स यूज होता है, जस्ट लाइक साइंस का टूल्स यूज होता है, मैथ्स का टूल्स यूज होता है, अकाउंटिंग का टूल्स यूज होता है, फाइनेंस का टूल्स यूज होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, देन इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। देन स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सर तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमने स्कोप देखा था इंटरनल और ऑपरेशनल यूजेज। बोलिए, सर नॉर्मेटिव का मीनिंग क्या हुआ? मतलब किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग पे ये सब जो डिपेंड करता है। जैसे ओके सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी वगैरह जो फ्रेम होता है ना, उस बेसिस पे हम चीजों को प्लान करते हैं, तो इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। ओके देन सर, देन स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जैसे हमने देखा था दो तरीके का, इंटरनल यूजेज और एक्सटर्नल यूजेज। तो जहाँ पे इंटरनल से रिलेटेड मैटर होगा वो कहाँ पे आएगा, लाइक करेगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, जो कि ऑपरेशनल इशू के अंदर आएगा। और एक्सटर्नल इशू में क्या क्या आता है, जो इन्वायरमेंटल इशूज एंड ऑल, तो यहाँ पे ये किसका पार्ट आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आएगा। क्योंकि अब इन्वायरमेंटल इशूज मैंने आपको एक चीज वहाँ पे पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, एक्सटर्नलिटी, याद आ रहा है? एक्सटर्नलिटी याद है किसी को? नहीं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी या निगेटिव एक्सटर्नलिटी। सपोज मैंने बताया था ना कि कोई बिजनेस टाइकून है, वो किसी विलेज में आके अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है, तो उससे क्या होगा कि जो आसपास के विलेजर्स होंगे उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरीके का यस सर, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। लेकिन वहां पे जो बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है, उसका जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ है, उससे कुछ हार्मफुल गैसेस एमिट होंगे, तो वो क्या करेगा, Pollution वो and all. पॉल्यूशन करेगा। तो इट इज ए टाइप ऑफ Negative. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ये पढ़ाया था ना। नेगेटिव एक्सटर्नल, तो यही सब यस इन सर, सब चीजों से डील करना है, दैट इज योर एक्सटर्नल इशू और इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू इंटरनल और ऑपरेशनल इशू पे माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे अप्लाई होता है, तो ये तो हम पूरा डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, किस तरीके से हम कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन का एनालिसिस करते हैं। तो ये सब आप देख लेंगे एक बार कि क्या क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है एंड ऑल। ऑपरेशनल इशू में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ही होता है। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इशू, इन्वायरमेंटल इशू पे क्या अप्लाई होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड होता है कि किस तरीके का इन्वायरमेंट है, किस तरीके का बिजनेस साइकिल अभी रन कर रहा है, अभी हमारा इकोनॉमी बूम पे है, क्या हमारा इकोनॉमी अभी स्लो डाउन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम फोकस करते हैं ना, तो ये सब किसका पार्ट आता है, एक्सटर्नल इशू का पार्ट आता है। तो ये सब मैक्रो के अंदर लाई करेगा। और उसके बाद इसका समरी आप लोग यहाँ से देख लेंगे। देन इकोनॉमिक्स का जो बेसिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमने देखा था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम होता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, अब चूंकि रिसोर्स लिमिटेड है, एवरी सोसाइटी हैज टू Yes. डिसाइड which goods and services should be produced and how many units of each goods or services should be produced, then how to produce, then for whom to produce, and what provisions should be made for economic growth। इसके बाद हमने ये पढ़ा था इकोनॉमिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि जो ओनरशिप, किसी के पास कोई ओनरशिप नहीं होता है, यहाँ पे कोई कलेक्टिव ओनरशिप का नहीं बात होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट, यहाँ यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी मार्केट को गवर्न नहीं कर रहा होता है। मार्केट कैसे गवर्न होता है, तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर मार्केट गवर्न होता है। क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, उसका मेजर रोल क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। इन शॉर्ट, Yes. प्राइवेट प्रॉपर्टी इज And द profit. बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्सेस। तो देखिए, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंपटीशन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो नहीं होता है। ठीक है, तो हाउ डू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो कैसे
जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, किस बेसिस पे वो सॉल्व करती है, कैसे सॉल्व करेगी, बताइए। मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सॉल्व करेगा। अभी मार्केट में डिमांड किस चीज का है, उसी चीज को वो प्रोड्यूस करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट, ओके, Yes, sir. Yes, देन sir. ये डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस। एंटरप्रेन्योर का क्या एम रहता है कि टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। तो वहां पे एंटरप्रेन्योर क्या देखता है कि कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज व्हाट, कंज्यूमर्स की चॉइस को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है, कंज्यूमर्स के विलिंगनेस को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। अब ये डिपेंड करता है कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने का आप मशीनरी का यूज कर सकते हैं, आप लेबर फोर्स का यूज कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा चीप है, कौन सा ज्यादा कॉस्टली है, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें कम टाइम लग रहा है, इन सब बेसिस पे डिसाइड करके हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आपने सब तो प्रोड्यूस कर दिया, बट उसका प्रोडक्शन का आपका मेन रीजन क्या था कि अब आप इसको सेल करेंगे और आपको यहाँ से इनकम जनरेट होगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट अर्न होगा। तो अब किसको सेल करना है, तो आप किसके लिए प्रोड्यूस किए हैं, Customers. कस्टमर्स, कंज्यूमर्स के लिए आप प्रोड्यूस किए हैं। तो बस गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी, जिसके पास बाइंग कैपेसिटी होता है। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेरिट्स क्या होता है, तो देखिए ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ प्रॉफिट, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। जैसे आप देख सकते हैं यूके, यूएसए, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक Yes, sir. ग्रोथ होता है बहुत फास्टर भी होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज इन विच दे आर मोर प्रोडक्टिव। यहाँ पे वेलफेयर पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है कि किस चीज में ज्यादा मतलब सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। यहाँ पे फोकस इस पे किया जाता है कि कोई भी रिसोर्सेस हो उसको हम इस एक्टिविटी के लिए यूज करें जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो, मीन्स जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न, ठीक है। देन ये आपका मेरिट्स है। इसी तरीके से कैपिटलिज्म का डिमेरिट्स है। तो कैपिटलिज्म का डिमेरिट्स क्या है कि जैसे अब सोसाइटी बैलेंस तो है नहीं, आप उसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो है नहीं, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो हो सकता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब रिच क्लास के लिए प्रोडक्शन हो, या जो बाइंग कैपेसिटी है, क्योंकि अगर आप भी कोई बिजनेस सेटअप करोगे अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो आपका क्या मेन रहेगा कि आप कि कस्टमर कौन है, कौन आगे आपसे परचेज करेगा, गुड्स और सर्विसेज को आपसे कौन परचेज करेगा। तो जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास बाइंग कैपेसिटी होगा, जो वेल्दी होगा, जो रिच होगा, उनके लिए होगा। तो यहाँ पे जो गिनी कॉफिशियंट होता है, जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वगैरह होता है, इन सबको यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो पैटर्न है डिमांड का वो सोसाइटी के रियल नीड्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये सब बहुत बड़ा डिमेरिट्स है कैपिटलिज्म का। जैसे आप लोगों ने ये सब कवर कर लिया है ना, Yes, sir. और मैं एक बार फटाफट आपको ये बताते भी जा रहा हूँ, तो आप आज रात में और कल शाम तक बैठ के इस सब चीज को एक बार रिवाइज कर लेंगे। Yes, sir. देन सोशलिस्ट Yes, sir. इकोनॉमी, इसलिए मैं एक एक लाइन वाले नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे पांचों चैप्टर टच करना है। तो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है मैं उन सबको एक बार हिट करते जा रहा हूँ कि आपको भी रिवीजन के समय में ये सब चीज ध्यान रखना है कि हमें फोकस कहाँ पे करना है। देन अब आपको ये इन सब वर्ड्स पे फोकस करना है। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी है कलेक्टिव ओनरशिप, इकोनॉमिक प्लानिंग है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। तो ये सब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है तो वो इकोनॉमिक को प्लान करता है। सिर्फ कंज्यूमर के चॉइस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में या सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Yes, देन sir. देन रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप होता है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वहाँ पे गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कलेक्टिव ओनरशिप। जो गवर्नमेंट का पार्ट होता है मतलब वो पब्लिक का पार्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कलेक्टिव ओनरशिप। और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होता है। अब इसका मेरिट्स तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ये सब आप लोग देख लेंगे एक बार।
कि सोशलिज्म इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल। फिर इसका डिमेरिट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है, तो थोड़ा सा ये स्लो होता है, ये सब इसका डिमेरिट्स है सोशलिज्म का। देन इस दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही होता है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर होता है, जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे सॉरी जो कैपिटलिस्ट है वो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो सोशलिस्ट है वो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, और मिक्स्ड में दोनों ही होता है, कोएग्जिस्टेंस। तो इस बेसिस पे आप लोग उसको देख लेंगे, और फिर ये सारा क्वेश्चन तो हमने किया है ना, कवर किया है ना। Yes, sir. तो आप लोग एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ये चैप्टर 2। तो मैं क्या करता हूँ कि जितना पार्ट हमने कवर किया है ना, इसको बुक से मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना है, बट जो भी मैंने कवर किया है ना एक बार आप बताते चलिए मुझे। इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले क्या कवर किया था, अनलिमिटेड वांट्स और Yes. लिमिटेड Limited resources. Resources. ठीक है। देन हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कवर किया था, एक हमारा Yes. था इफेक्टिव डिमांड और दूसरा था हमारा एब्सोल्यूट डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या था, Absolute demand. इफेक्टिव डिमांड क्या था, परचेजिंग पावर भी होना चाहिए एंड डिजायर, और वो willingness. यस विलिंगनेस। एब्सोल्यूट डिमांड क्या था, आपके पास नीड्स तो है, आपके पास वीकनेस तो है, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है। जो Desire. परचेजिंग पावर है Purchasing power नहीं है. वो आपके पास नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना, बेगर वाला एक एग्जांपल दिया था, Yes, यू sir. कैन रिकॉल, Yes, sir. ठीक है। इसके बाद हमने डिमांड एंड प्राइस को कवर किया था, डिमांड एंड प्राइस। प्राइस इंक्रीज करने पे डिमांड क्या होता है, कम कम होता है. होगा. कम होता है। हमने क्या बताया था, Inversely Price. proportional. यस प्राइस इज द कॉज एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज द इफेक्ट। प्राइस के कारण हो रहा है ना, क्या इफेक्ट आ रहा है, डिमांड में इफेक्ट Yes. आ रहा है Yes, sir. प्राइस के कारण, तो प्राइस इज द कॉज। तो इसलिए प्राइस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और इस पे क्या डिपेंड करता है, क्वांटिटी डिमांड, तो इसको बोलते हैं Quantity demand. Quantity प्राइस demand. को हम लोग एक्सोजीनस भी बोलते हैं और इसको हम लोग एंडोजीनस भी बोलते हैं। Endo. यस याद आ रहा है। Yes, sir. फिर Yes, हमने sir. फिर हमने डिमांड कर्व कवर किया था। डिमांड कर्व मैंने आपको क्या बताया था, Downward sloping डाउनवर्ड स्लोपिंग, from left to right. यस डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे। Right. तो ये हमारा प्राइस है और ये हमारा डिमांड, Quantity demand. क्वांटिटी डिमांडेड। वंडरफुल। और इसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, QX इज इक्वल टू A माइनस BP, इस तरीके से याद आ रहा है। Yes, sir. यस वेयर A एंड B आर कांस्टेंट, जो हमने पढ़ा था Y इज Sir. इक्वल टू MX प्लस C, ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. इससे रिलेट Yes, किया sir. था हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था सप्लाई। अब आप बताइए, अगर Directly के proportional. वंडरफुल, अगर गुड्स के प्राइस को हम इंक्रीज करते हैं, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, Increase होगा. Decrease होगा. इंक्रीज होगा ना। अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो, क्योंकि सप्लाई साइड जो होता है वो किधर से होता है, सप्लायर, Producer side. प्रोड्यूसर साइड, Producers. और डिमांड हमेशा किधर से होता है, कंज्यूमर साइड। Consumer side. Consumers. तो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा तो वो तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई बढ़ाएगा ना, कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो, Yes. ठीक है। Yes, sir. फिर हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा था। इक्विलिब्रियम क्या था, When supply and demand are equal. वंडरफुल। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। Equilibrium मार्केट, point. मैंने ये भी आपको बताया था कि मार्केट जनरली इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, मार्केट जनरली डिसइक्विलिब्रियम में रहता है। क्या क्या रीजन हो सकता है, Yes, sir. जैसे कभी इलेक्शन आ गया, कभी मॉनसून है, कभी
कोई एक्टिविटी जा Yes, रहा है, sir. इन्फ्लेशन है, वॉर है, तो इन सब के कारण ठीक है। ओके, देन हमने फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड पढ़ा था, फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड। एक तो हमने देखा था प्राइस, प्राइस के कारण डिमांड Price, पे क्या इफेक्ट taste, होता है। preferences. यस, दूसरा क्या था, दूसरा इसी में हमने सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स भी कवर किए थे, सब्स्टिट्यूट्स Yes, एंड Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्स। Substitutes and price सब्स्टिट्यूट of का क्या मतलब substitutes होता and है, complements. रिप्लेसमेंट, और में मतलब Replacement उसी के जैसा, और कॉम्प्लीमेंट का Yes. क्या मतलब होता है, एंड, उसके उसी के Repeated. साथ and के साथ। जैसे अगर हम बोले काऊ मिल्क, तो काऊ मिल्क का सब्स्टिट्यूट पाउडर्ड मिल्क हो सकता है। फिर लो yes, यस, पाउडर्ड मिल्क। कॉम्प्लीमेंट्स में क्या होता है, जैसे अगर हम बोले मिल्क, तो मिल्क का कॉम्प्लीमेंट कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स, बिकॉज दे आर ईटेन टुगेदर ना। yes, yes, sir. तो अब आप ये बताइए, अगर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया जाए, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाते हैं, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, कम बढ़ेगा। Decrease हो. बढ़ेगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अरे Yes, जैसे बढ़ेगा, sorry. कम जैसे किया आप देखिए price, काऊ मिल्क कम और किया तो पाउडर मिल्क, बढ़ेगा. अब ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, काऊ मिल्क का सब्स्टिट्यूट पाउडर्ड मिल्क है। अगर हम इसके प्राइस को बढ़ा रहे हैं, तो लोग किधर शिफ्ट होंगे, लोग के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, तो लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे, काऊ मिल्क की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, Yes, sir. फिर इसका डिमांड बढ़ रहा है ना। और कॉम्प्लीमेंट के केस में Yes. क्या होता है कि अगर हम Inverse. कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करें, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, कम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम, क्योंकि अगर decrease. कॉर्नफ्लेक्स का दाम पहले लेट से 100 रुपीज था, और 100 रुपीज पे आप हाफ लीटर मिल्क यूज करते थे, अब कॉर्नफ्लेक्स का दाम हम 100 से बढ़ा के 150 कर दें, तो क्या आप अब कॉर्नफ्लेक्स परचेज करेंगे, या जितने क्वांटिटी में कॉर्नफ्लेक्स का डिमांड हो रहा था, क्या उतने क्वांटिटी में नहीं होगा ना। कॉर्नफ्लेक्स का डिमांड तो धीरे धीरे घटेगा। No. तो कॉर्नफ्लेक्स के साथ जो मिल्क यूज होता था, उसका भी तो डिमांड घट गया ना। Yes, तो sir. अगर हम कॉम्प्लेक्स Yes. के, तो कॉम्प्लीमेंट के केस में और सब्स्टिट्यूट के केस में आप लोगों को याद आ गया फिर, Yes, sir. प्राइस एंड डिमांड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन किस केस में होता है, सब्स्टिट्यूट के केस में या कॉम्प्लीमेंट के केस में। Complement. वंडरफुल। Compliments. और सेम डायरेक्शन Substitute. सब्स्टिट्यूट के केस में। देन फैक्टर्स इंपैक्टिंग डिमांड में हमने प्राइस देखा, फिर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स देखा, फिर इनकम लेवल। इनकम लेवल और डिमांड पे क्या रिलेशन होता है, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो Direct. डिमांड भी तो बढ़ेगा ना। Yes. यस सर कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस, Except no. हाँ वो एक्सेप्शंस तो रहेगा ही, वो तो गिवन Yes, गुड्स वगैरह yes. वो तो Inferior इन्फीरियर गुड्स। goods. Yeah. कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस, इस पे डिमांड पे क्या असर Yes. पड़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपका टेस्ट Yes. बढ़ रहा है तो डिमांड उस चीज का बढ़ेगा, कंज्यूमर्स अगर उस चीज को प्रेफर कर रहे हैं तो उस चीज का डिमांड बढ़ेगा ना। Yes. Yes, sir. यस, यस सर ओके। देन हमने एक पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और दूसरा हमने पढ़ा था शिफ्ट इन डिमांड कर्व, Shift in demand का. शिफ्ट डिमांड कर्व। इस तरीके से रिवीजन ज्यादा मजा आ रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. यस सर क्योंकि एक बार मैं आपको पूरा थॉरो सब कुछ जो भी हमने पढ़ा है वो सबको रिवाइज करा देता हूँ, और बुक से आप लोग एक बार फटाफट कर लीजिएगा। शिफ्ट इन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या था कि Price change होती है. यस, प्राइस चेंज होता है, तो कैसे हम इसी डिमांड कर्व पे अप एंड डाउन मूव करते हैं। हम इस डिमांड कर्व को Yes, sir. तोड़ते नहीं है, शिफ्ट नहीं होते हैं। जब प्राइस चेंज होता है तो पर्सन कैसे इस डिमांड कर्व पे मूव करता है, दैट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, Price एक same प्राइस रहती है. सेम रहती Price है, same रहता है, demand वंडरफुल। change होता है. एट द सेम प्राइस पी अगर टेस्ट, इनकम, प्रेफरेंस ये सब चेंज होता है तो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे
पहले अगर ये डिमांड कर्व है डी तो शिफ्ट होके क्या हो गया डी डैश D dash. या Yes. डी डबल डैश एंड डी डबल डैश, इस तरीके से भी। अब जो जी सर। शिफ्ट होता है सर, डिमांड, हाँ बोलिए। शिफ्ट एंड डिमांड कर्व में सेटेरस पैरेबस यूज नहीं होगा ना? हाँ चलिए अभी देख रहे हैं, पहले मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है ये चेंज इन डिमांड के कारण एंड इट अकर्स ड्यू टू, डिमांड में चेंज होता है तभी तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। तो चेंज किस फैक्टर Yes, के sir. कारण होना? इनकम. चेंज इन Favorable फैक्टर factors. अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा Other than- किसी भी फैक्टर्स में चेंज आना। दिस लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि अगर प्राइस में चेंज आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। moment. क्योंकि अगर हमें शिफ्ट कराना है तो हमें क्या करना है, Other things. अदर थिंग्स, क्योंकि हमें प्राइस को फिक्स रखना है, हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये जो शिफ्ट हो रहा है ये दो तरीके का शिफ्ट होगा, एक आपका राइटवर्ड शिफ्ट, Rightward and leftward. लेफ्टवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? Favorable changes. जब फेवरेबल चेंजेज होगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? Unfavorable. अनफेवरेबल चेंजेज होता है। जैसे अगर टेस्ट बढ़ा, प्रेफरेंस बढ़ा, ये सब क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है कि उसी प्राइस Favorable. पे डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर मेरा प्रेफरेंस ही घट गया, मेरा इनकम घट गया, तो उसी प्राइस की पे, उसी सेम प्राइस पे हमारा डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है। अब इसके साथ क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? Change. चेंज। Responsible इलास्टिसिटी का मतलब हमने क्या change. पढ़ा था? चेंज। तो चेंज किसमें? Price. हाँ, Demand. इलास्टिसिटी ऑफ Sorry. डिमांड मतलब चेंज ऑफ Change in डिमांड। demand due to change price. in Change in demand demand due with to respect to prices. प्राइस। Price. तो हम Yes. इसको कैसे लिखते थे? E11 ऐसे भी लिखते थे, Yes, sir. ठीक है। प्राइस डिमांड में चेंज होने के कारण, सॉरी, प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड आपका कितना चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और Yes, sir. E11 Yes, का sir. क्या Yes, sir. मतलब है? इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स वन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन प्राइस, Price. अपनी प्राइस के कारण क्या चेंजेज आ रहा है, ठीक है। ये E11 क्या था हमारा? परसेंटेज चेंज इन Change in, Price upon Demand. change price in upon change quantity. in trend in demand. to Percentage परसेंटेज change चेंज in इन प्राइस, price. Price. ठीक है। अब E11 पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है, ऐसा होता है। E11 का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? Positive. E11 का साइन निगेटिव होता है, इसका हम लोग मॉड लेते हैं, मैंने आपको Yes, sir. बताया Sorry, था ना। negative. Yes, sir. Mod में लेते हैं. Yes. जनरली हमारा जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस क्या आता है? जैसे गिवन गुड्स वगैरह, कि अगर उसके हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है? डिमांड इंक्रीज होता है प्राइस इंक्रीज होने से। याद आ रहा है जो मैंने Yes, आपको sir. एग्जांपल Yes, sir. वगैरह भी दिया था कि जो रिच पीपल के लिए होता है। Yes, sir. Spurious goods. यार वंडरफुल। चलिए एक बार हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं एक बार यहाँ पे हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये क्लियर है आप लोगों का? डिमांड का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव डिमांड एंड ऑल। Yes, sir. व्हाट डिटरमाइंस डिमांड? Yes, sir. क्लियर है? ओके, Yes, sir. देन यही हुआ है टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ बायर्स एंड ऑल। ये तो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, जैसे अब कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारे डिपेंड करता है, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे अब ओल्ड एज पीपल रह रहे हैं, तो वहाँ पे यंगर जनरेशन वाला आप प्रोडक्ट्स डेवलप करके क्या करेंगे? जहाँ पे ये ओल्डर जनरेशन, सॉरी, जहाँ पे यंगर जनरेशन रह रहे हैं वहाँ पे आप ओल्डर जनरेशन का प्रोडक्ट डेवलप करके क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना डिमांड।
Yes, sir. यस। देन डिमांड फंक्शन हमने पढ़ लिया। डिमांड किस पे डिपेंड करता है? प्राइस पे डिपेंड करता है। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स पे भी डिपेंड करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जनरली प्राइस बढ़ाने से क्या होता है? वो डिमांड फॉल करता है। ये आपका फिगर बना के भी बताया गया है यहाँ पे। ये आपका डिमांड कर्व है। देखिए यही हमने पढ़ा ना, Q इज इक्वल टू A माइनस BP। देन ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। हाँ, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अभी हमने आपसे पूछा ना E11 जनरली क्या होता है? निगेटिव। किसी किसी केस में E11 पॉजिटिव भी होता है। जैसे पॉजिटिव। कंस्पीशियस गुड्स। कंस्पीशियस गुड्स कौन सा गुड्स होता है? वीवलिन इफेक्ट। पीपल के हाँ Prestige. वेबलिन इफेक्ट। यस Status. सर। हर्षद मेहता बताया था ना, याद आ रहा है? Yes, sir. गाड़ी Yes. का दाम। तो उस केस में क्या है कि हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उस चीज का डिमांड बढ़ रहा है। जनरली क्या होता है? प्राइस इंक्रीज करने पर डिमांड घटेगा ना। Yes, sir. आईफोन। यस सर। यस। और दूसरा गिफन गुड्स जो कि इंफीरियर गुड्स, जैसे जिस चीज का प्राइस घटता है, प्राइस बढ़ने पे क्या होता है? डिमांड घटता है जनरली। यस और सर। प्राइस घटने पे Yes. क्या होता है? डिमांड बढ़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? प्राइस घटने पे डिमांड भी घट जाता है, जैसे इंफीरियर गुड्स वगैरह। तो हम लोग उसको और यूज नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस एंड ऑल। तो स्पेकुलेटिव गुड्स वगैरह। देन द एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ डिमांड। चलिए एक्सपेंशन और कंट्रक्शन अभी हम लोग देखते हैं। हाँ, देखिए इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, यही है ना एक्सपैंड और कंट्रैक्ट। मतलब शिफ्ट कैसे हुआ डिमांड कर्व में? एक राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। अभी हमने देखा है ना कि लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है? तो राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है? फेवरेबल चेंजेस के कारण। Favorable. फेवरेबल Yes. चेंजेस क्या है कि राइज इन इनकम। इनकम राइज होना तो फेवरेबल है ना, लेकिन इनकम फॉल होना तो अनफेवरेबल चेंजेस है। कोई चाहता है कि मेरा इनकम फॉल हो? सब चाहते हैं ना इनकम राइज हो, वेल्थ राइज हो। Yes. Rise in the price of substituted goods, fall in the price of complement, increase in the number of buyers, change in taste in favor of commodity। जो टेस्ट चेंज हो रहा है तो कमोडिटी के फेवर में चेंज हो, दैट इज फेवरेबल चेंजेस। अगर कोई कमोडिटी का टेस्ट और प्रेफरेंस मुझे पसंद नहीं आ रहा है, दैट इज अनफेवरेबल चेंजेस हुआ ना। फिर एक्सपेक्टेशन की प्राइस जो होगा वो फ्यूचर में राइज करेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है शिफ्ट डिमांड कर्व में। तो दो तरीके का शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये आपसे पूछेगा कि किस केस में राइटवर्ड होता है, किस केस में लेफ्टवर्ड होता है, तो आप लोग बता देंगे। Yes, sir. Yes. ठीक है। फिर इसके बाद मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व भी हमने पढ़ लिया। अभी हम लोग इलास्टिसिटी और डिमांड कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और इलास्टिसिटी और डिमांड में इलास्टिसिटी का मतलब हमने देखा। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? चेंज। तो चेंज इन व्हाट? चेंज इन डिमांड। किसके कारण? प्राइस में चेंज के कारण। तो देखिए प्राइस के परसेंटेज कारण। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। फिर हमने ये सारे एक दो क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। डिमांड में Yes, कितना sir. परसेंट चेंज हुआ Yes, है, sir. प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो प्राइस इलास्टिसिटी। चलिए अभी मैं आपको वो सभी रिवाइज करा देता हूँ जो हमने पहले कवर किया हुआ था। यूनिट इलास्टिसिटी एंड ऑल। देन एक इलास्टिसिटी को मेजर करने का तरीका क्या होता है कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, जैसे किसी पॉइंट यहाँ पे, Yes, sir. तो लोअर सेगमेंट दिस अपॉन अपर सेगमेंट दिस। इसीलिए यूनिट इलास्टिक में क्या होता है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट तो ये मिडिल पॉइंट है, तो दिस वैल्यू और दिस वैल्यू दोनों इक्वल हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है। और आर्क इलास्टिसिटी कैसे हम लोग निकालते हैं? तो क्या फॉर्मूला होता है आर्क इलास्टिसिटी? किसी पॉइंट पी पे कोई आर्क इलास्टिसिटी है तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 बाई Q2 टू plus Q1 बाई टू अपॉन P2 माइनस P1 by अपॉन P1, P2 P2 plus प्लस P1, P1 बाई टू। P2 minus P1.
सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो तो मैं सही बता रहा हूँ, सर P2 वो माइनस हो Q1, जाएगा। ये आपको यहाँ से यस कैंसिल करना है ना, ये देखिए यस Q2 सर, वो हो माइनस जाएगा। Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1/2 ये होता है अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1/2। तो ये 2 से 2 तो पहले हम यहाँ से कैंसिल कर दिए, अब ये बचा क्या, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 अपॉन P2 प्लस P1। तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है Q2 रिवर्स माइनस Q1 अपॉन यस सर, Q2 प्लस Q1 इनटू, अब ये रिवर्स हो गया तो ये कहाँ चला जाएगा, ये P2 प्लस P2 P1 ऊपर चला गया P1. Q2 plus Q1 upon अपॉन Q2 P2 minus माइनस P2 P1, minus P1। ठीक है। तो ये R की इलास्टिसिटी को निकालने का ये तरीका होता है। तो एग्जाम में जनरली आपको दे देगा कि P1 P2 Q1 Q2 दे देगा और आपसे पूछेगा, तो आप उस तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं। हाँ, फिर हमने ये कवर किया था, चलिए, कि कब इलास्टिसिटी है, कब यूनिटली इलास्टिक है, कब इनफाइनाइटली इलास्टिक है, ऐसा परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक एंड ऑल। चलिए ठीक है, तो बताइए जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, चलिए यहीं से हम लोग देख लेते हैं। जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, No change. नो चेंज। तो प्राइस में आप कितना भी चेंज करिए डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। तो बताइए वो नहीं कौन होगा। सा केस है, परफेक्टली इनइलास्टिक, EP is equal to 0. AP is equals to 0 परफेक्टली इनइलास्टिक, तो दिस इज पैरेलल inelastic टू y axis। पैरेलल टू Parallel to my axis. y एक्सिस। तो Perpendicular to परसेंटेज x-axis. चेंज इन प्राइस, सॉरी परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में आप कुछ भी चेंज करें, डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा, तो जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होता है, जीरो। तो इसलिए ईपी इज इक्वल टू जीरो। 0। याद आ रहा है ये सब चीज, और इसमें मैंने यस आपको बताया था Yes, कि sir. इसका कोई यस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं होता है। क्लास अभी जस्ट फिर से आप लोग रिज्वाइन कर लेंगे सेम लिंक पे, ठीक है। यस सर। देन परफेक्टली इनइलास्टिक के बाद क्या पढ़ा था हमने, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में क्या होता है, इनइलास्टिक जब हमारा ईपी का वैल्यू less than लेस देन लेस 1 देन 1 change in एंड ग्रेटर price। देन 0, मतलब यस सर, प्राइस में ज्यादा चेंज होना, डिमांड में कम चेंज होना, डिमांड में उससे कम। उससे कम चेंज होना, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, जो हमारा परफेक्टली स्लाइटली इनइलास्टिक टुवर्ड्स का, y एक्सिस। यस स्लाइटली टुवर्ड्स वाई एक्सिस। आज सबके सब क्लास नहीं ज्वाइन किए, दो लोग कहाँ हैं, आर्यन कहाँ है, आर्यन इज नॉट हियर। मैसेज नहीं देखा हूँ. आर्यन था सर पहले इसमें। जिसके पहले थे आर्यन, ओके। यस सर। तो आर्यन तो आ जाएंगे, तेजस भी था, अभी किसका लेट होंगे शायद। किसका मिस हो रहा है आज क्लास, अभी सारा फुल स्टूडेंट था। यस सर, इसके पहले दो सब थे। ओके अच्छा, यस आर्यन इज बैक, ओके फाइन। चलिए ठीक है, तो 0 to 1 के बीच में जब होगा तो ये कैसा कर्व होता है, ये स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स वाई एक्सिस, टुवर्ड्स y एक्सिस। ठीक है। इसके बाद यूनिट इलास्टिक, तो चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस दोनों इक्वल होगा, यूनिट इलास्टिक, ठीक है। Yes, sir. इसके बाद Yes, हमने sir. क्या पढ़ा था, इलास्टिक, मतलब थोड़ा भी अगर चेंज हो रहा है प्राइस में तो डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है, बहुत तो ज्यादा ये कैसा होगा, ये y tilted towards Parallel to x x axis, परपेंडिकुलर। नहीं Sorry, पैरेलल x टू axis x to एक्सिस तो हो जाएगा जब परफेक्टली इलास्टिक हो, Infinity. yes, sir. इन्फिनिटी। यस तो ये आपका, और ये फिफ्थ केस जब परफेक्टली Infinity. इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब Perfectly है elastic. कि आप प्राइस negligible चेंज करो या ना करो, price। डिमांड तो डिमांड चेंज चेंज होता ही होगा रहेगा, पूरा। ठीक है। जैसे फूड ग्रेन्स, डिमांड कीप्स ऑन चेंजिंग ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, ओके। Yes. हर साल अगर आप फूड ग्रेन्स के प्राइस को कांस्टेंट भी रख दो, 20 रुपीज पर केजी रख दो, ठीक है, बट हर साल पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो उसका डिमांड तो हर साल चेंज हो रहा है,
तो ये हमारा Yes, sir. दिन ये सब आप लोग एक बार देख लेंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ये सब उसी से रिलेटेड है। yes sir. हाँ, ठीक है। तो फिर से मैं आपको उसी तरीके से रिवाइज कराते चलता हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे डिनोट करते थे? E12 ना। क्रॉस इलास्टिसिटी Yes, का sir. क्या मतलब होता था? किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कारण ओरिजिनल प्रोडक्ट के क्वांटिटी में क्या चेंज होता है। Yes, sir. तो यहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्ट था, एक आपका सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट। अब सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के केस में क्या था कि अगर हम इसके प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा। तो E12 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। Yes, sir. ठीक है, होगा ना? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। और दूसरे केस में क्या था? कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या था कि अगर हम इसके प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट का डिमांड है वो क्या होगा? घट जाएगा, घट जाएगा। डिक्रीज होगा, तो E12 की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी देखा था। इनकम Yes, sir. इलास्टिसिटी Change due to income. चेंज ड्यू टू इनकम, वंडरफुल, जिसको हमने E1M के नाम से दिया था। तो इसमें भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव वैल्यू होता है, मतलब ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट केस में जब IED इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, सेकंड केस जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड केस जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, हमने ये देखा था IED ग्रेटर देन 1 कब होता है? बताइए। लग्जरी गुड्स के केस में, लग्जरी गुड्स, सपोज करिए इनकम आपका 5% से राइज किया लेकिन आपका डिमांड 8% राइज कर जाता है। जैसे थोड़ा सा इनकम आता है आप सोचते हो ना कि चलो टीवी ले लेते हैं, चलो फ्रिज ले लेते हैं, चलो वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, चलो AC ले लेते हैं, कार्स ले लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब लग्जरी गुड्स है, सुपीरियर गुड्स है। ये सब Yes, sir. सुपीरियर गुड्स है ना। Yes. जब IED इज इक्वल टू 1 तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज तो है नहीं। प्रैक्टिकली तो हम बता ही नहीं सकते ना कि अगर मेरा 5% से इनकम बढ़ा तो हम 5% से अपने डिमांड को बढ़ाएंगे। ये तो सिर्फ एक तरीके का मैथमेटिकल यूज है। ठीक है, देन IED बिटवीन 0 एंड 1। IED बिटवीन 0 एंड 1 का क्या मतलब है? 0 और 1 के बीच में है। E1M मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब इनकम आपका ज्यादा से चेंज हो रहा है और डिमांड आपका कम से बढ़ रहा है। अगर इनकम 15% से चेंज हो रहा है तो डिमांड आपका बस 5% से राइज कर रहा है। तो किस केस में होता है? नॉर्मल गुड्स, नॉन नेसेसिटी, दैट इज नॉर्मल Necessaries. गुड्स। और निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है? IED लेस देन 0। मतलब अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मेरा उस चीज का डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है, तभी तो ये निगेटिव वैल्यू आएगा। और ये किस केस में होता है? तो इंफीरियर गुड्स के केस में। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ऑटो से ट्रेवल करेंगे? नहीं करेंगे। आप कैब से ट्रेवल करेंगे, आप अपना व्हीकल परचेज करेंगे, है ना। तो ये क्या है? इंफीरियर Yes, गुड्स sir. के केस में क्या होता है? इनकम बढ़ने से आपका डिमांड क्या होता है? घटता है। और एक केस हमने पढ़ा था जीरो इनकम इलास्टिसिटी, IED की वैल्यू 0। मतलब IED की वैल्यू 0 का क्या मतलब है? इनकम आप कितना से चेंज करो? इनकम चेंज भी हुआ तो डिमांड चेंज डिमांड नहीं चेंज होगी. सॉल्ट, आपका इनकम 10 लाख से 1 लाख से बढ़ के 10 लाख हो जाएगा तो क्या आप अपने सॉल्ट के कंजम्पशन को 1 kg से 3 kg कर दोगे? नो सर. नहीं होगा ना। नो सर. तो फिर हमने पढ़ा था यूटिलिटी। अब याद आया यूटिलिटी का क्या मतलब था? जल्दी जल्दी बताते चलिए, बहुत कुछ रिवाइज करना है। नॉन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ यूटिलिटी नॉन मतलब सैटिस्फाइंग डिजाइन. यस सर.
सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कब? जब कंज्यूमर डिराइव करता है गुड्स को कंज्यूम करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? +1 इन टोटल यूटिलिटी, Yes. एक गुड्स कंज्यूम एडिशनल करने पे इंक्रीज जो एडिशनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी एडिशनल जो गुड्स को मिलती है। कंज्यूम करने पे एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको गेन होता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? जो कि टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी यस सर, TUN-TUN-1 TUN अपॉन -1 XN माइनस XN माइनस 1। याद आ रहा है? और यस इसी में सर, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब था कि हर एडिशनल बेनिफिट जो आपको डेराइव होता है वो पिछले बेनिफिट से कम होता है, कम होगा। यस सर, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था ना, एप्पल वाले की एग्जांपल लिया था, याद आ रहा है? यस सर, ठीक है, तो इसी को हम Yes. लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल ठीक है, इसमें हमने दो चीज पढ़ा थे, कार्डिनल एनालिसिस और एक ऑर्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस के केस में क्या होता है? यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, उसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना यूटिल्स आपको, यस यूटिल्स में, कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ। और ऑर्डिनल एनालिसिस क्या बोलता है? ये सब्जेक्टिव होता है, आप इसमें सिर्फ रैंक कर सकते Can't be measured. हैं, इट कांट बी मेजर्ड, ठीक है। ये सब रिवाइज हो गया है ना आप लोगों का, सब याद है ना? फिर हमने लॉ यस सर, Yes, लॉ sir. ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन कब अराइज होता है? जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। और दूसरा होल इनकम मस्ट बी स्पेंट, मस्ट बी स्पेंट। याद आ रहा है यस सर, कि हमने जो यस सर, एग्जांपल लिया था चॉकलेट बिस्किट का, 60 रुपीज अगर हमें Yes, sir. स्पेंड करना है तो Yes, कितना? sir. Yes. Yes. ओके, तो ये आप लोग एक बार घर पे इस सब चीज को रिवाइज कर लेंगे। फिर हमने इससे Yes, रिलेटेड sir. ग्राफ बनाया था, ये इस तरीके का कुछ ग्राफ बनाया था, ये ऐसा कुछ, अरे ये नीचे मुझे ड्रॉ करना था, वेट, और यहाँ से ये ऐसे डिक्रीज होना शुरू हो गया। टोटल यूटिलिटी कर्व मैक्सिमम पे पहुंचता है जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो जाता है। Zero. यस टोटल सर, यूटिलिटी आपका मैक्सिमम है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या हो गया? 0। Zero. Zero. जैसे ही टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। Negative Negative हो जाता और जब तक टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी है. Rise करता है. अरे डिक्रीज Fall. करता है। Decrease मार्जिनल करते यूटिलिटी रहता तो है. हमेशा Decrease डिक्रीज Decrease. करता Yes, है। sir. Yes, मैंने sir. इस लैंग्वेज में बोला तो आपको लगा कि बस रिदम मिला देना, Yes, sir. आपको रिदम नहीं मिलाना, अभी तो पेपर का टाइम है, ठीक है। तो जैसे ही टोटल यूटिलिटी बढ़ना शुरू होता है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सिर्फ फर्स्ट केस में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होता है, उसके बाद जैसे ही आप एक एडिशनल यूनिट कंजम्पशन करेंगे तो टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ेगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या होगा? डिमिनिश करेगा। डिमिनिश करेगा। करेगा। वंडरफुल। अब हम लोग चलें दूसरे चैप्टर पे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमने आपको बताया था ना, प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट्स होता है, यस सर, इनपुट्स में बहुत सारा चीज होता है, जैसे लेबर हो गया, लेबर, मशीनरी हो गया, लैंड, रॉ कैपिटल, मटेरियल्स हो गया, कैपिटल हो गया, Entrepreneur. एंटरप्रेन्योर, ऑल दीज थिंग्स। अब ये किसके अंडर जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस होता है, एंड फिर क्या बनता है? आउटपुट, मीन्स कोई कमोडिटी का प्रोडक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं ये जो आउटपुट है इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, यस कैपिटल, सर, एंटरप्रेन्योर, टूल्स, फिजिकल फोर्सेस, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। दो तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन एफिशिएंट नहीं होगा तो हमें क्या चाहिए होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा। तो हम क्या कर, किस चीज़ पे फोकस करते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन हमारा ज़्यादा एफिशिएंट हो।
अब दो तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक होता है हमारा शॉर्ट रन और And दूसरा long होता है run. हमारा लॉन्ग रन। Long. शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा था कि सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, Yes, sir. और लॉन्ग रन में क्या पढ़ा था, Yes, sir. ऑल All फैक्टर्स आर factors. All वेरिएबल। factors are variable. जैसे हम हर हफ्ते मशीनरी वगैरह ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन जी, इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर आप पूरा का पूरा लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। Yes, पर labor Yes, change. sir. हाँ बिल्कुल। फिर लॉ ऑफ रिटर्न फॉर शॉर्ट रन हमने कवर किया था, तो इसमें क्या था, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, Yes, sir. फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, Constant. और Yes, sir. फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। Increasing. Yes. तो इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब क्या है, कॉस्ट डिमिनिश हो रहा है जब आपका रिटर्न बढ़ And रहा है। output increase. तो बढ़ रहा है. यस, अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक को हम लोग बस अभी कवर कर लेते हैं क्योंकि तीनों तो आप फिर कवर कर ही लेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसको क्या हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. डिमिनिशिंग कॉस्ट, इसका क्या मतलब होता है कि जब Cost कम हो रहा है, return बढ़ रहा है. वंडरफुल, Profit बढ़ कॉस्ट रहा है। कम हो रहा है हमारा रिटर्न बढ़ रहा है, वेल डन। हमने कवर भी किया था ना इस तरीके से कि सपोज एक लेबर जो है अगर वो 5 चेयर का प्रोडक्शन कर रहा है, एक एडिशनल लेबर को हम लेके आए तो 11 चेयर का प्रोडक्शन हुआ, फिर अब एक और Yes, एडिशनल sir. लेबर को लेके आ रहे हैं 18 चेयर का प्रोडक्शन हुआ, फिर एक और एडिशनल लेबर को लेके तो आ रहे 18 हैं, होगा. तो अब वो क्या हुआ, 20 हुआ, पहले 18 20 होगा हुआ. फिर। हाँ, तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 से Increasing. 6, 6, 6, 7, 7. फिर 7, पहले 2, इसको, हाँ फिर हम इसको 2, एक सेकंड, ये ज़्यादा हमने तुरंत में ये चेंज कर दिया, पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर यहाँ पे 7 हुआ तो फिर यहाँ पे भी 7 होगा, तो लेट्स से ये 25 हुआ एक एडिशनल के बाद, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या हुआ 7, अब ये कांस्टेंट हो गया, इसके बाद क्या हुआ 31, तो अभी देखिए ये घट 31. गया ना 6, तो क्या हो 31. रहा है, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट, The constant. Constant और फिर diminishing. फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू Diminishing स्केल। returns. और हमने इस तरीके का इसका एक ग्राफ ऐसे पढ़ा था ना, ये इस तरीके से, Indifference curves. यस इंडिफरेंस कर्व के अंदर, ठीक है। इसके बाद 3 स्टेजेज ऑफ जो इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न, तो यहाँ पे 3 स्टेजेज को हमने कवर किया था। स्टेज 1 अगर आपको याद होगा तो इस तरीके से, फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिर ये ऐसा, ये इस तरीके से आता था, और ये आपका एवरेज Average. मार्जिनल प्रोडक्ट इस तरीके से आपको आता था, और यहाँ से ये ऐसे डिक्रीज हो जाता था, एंड देन ये आपका Average cost. यस, याद आ रहा है ये वाला चीज, Yes, sir. Yes, sir. But ये आपका दिस इज योर स्टेज 1, ये आपका स्टेज 2, Stage 2. और ये स्टेज Stage 3, 3. ये जो है Yes, ये sir. हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, चलिए आप लोग फटाफट बता दीजिए स्टेज 1 में क्या होता है। टोटल आउटपुट पे क्या होता है, टोटल आउटपुट Increasing. बढ़ता है. increases. टोटल आउटपुट इंक्रीजेज, Yes. एवरेज प्रोडक्ट, Increases. Increases. ये आपका मार्जिनल Increases. प्रोडक्ट है और ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, और मार्जिनल Yes, sir. प्रोडक्ट Is more than Reach- average product. यस, और मार्जिनल प्रोडक्ट रीचेज इट्स पीक It's Or- maximum point. एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, बट अभी भी क्या होता है, ये एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर रहता है, Yes, sir. Cut नहीं करते हैं. Yes. कट नहीं करता है। जैसे ही स्टेज 2 में एंटर कर रहा होता है, अभी भी क्या होता है, Mar- टोटल आउटपुट आपका इंक्रीज ही हो रहा होता है, Yeah. Marginal product decreases than Average- average product. एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट पॉजिटिव रहता है, Yes, sir. It और is more than marginal- marginal. यस, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट अब डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड कम्स बिलो एवरेज प्रोडक्ट, और मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को उसका हाईएस्ट पॉइंट पर कट करता है। और स्टेज 3 में क्या होता है,
अभी भी टोटल आउटपुट आपका स्टेज ठीक 3 में तो है। टोटल आउटपुट डिक्रीज होने लगा ना, क्योंकि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो घटने लगा ना, वो तो निगेटिव आने लगा, यस सर। घटने नहीं निगेटिव आने लगा। तो एवरेज प्रोडक्ट टोटल आउटपुट क्या होता है अब? डिक्रीजेज, 0। एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव है, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता होगा है। ना। और मार्जिनल नो सर, प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। एंड ये हमेशा एवरेज प्रोडक्ट के नीचे रहता है। जी सर, याद है आप लोग को कि भूल चुके हैं? याद है सर। यस याद है ना? यस सर, याद। वंडरफुल। यस देन हम लोगों ने पढ़ा था आइसो क्वांट और आइसो कॉस्टाइन, याद आ रहा है? यस सर। Yes. इसके बाद हमने आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट, तो छोटा सा पार्ट है वो तो आप लोग कर लेंगे। देन हमने पढ़ा था MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यस इस पे क्या था? उस रेट पे, जिस रेट पे आप एक फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे फैक्टर के लिए, जैसे सपोज यूनिट ऑफ लेबर और यूनिट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कैपिटल लेट से 15 11 8 6 5, और यूनिट ऑफ कमोडिटी, यूनिट ऑफ कमोडिटी यहाँ पे 150 150 150 150 150। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, मतलब आप कितने कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक लेबर के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है ABCDE। आप एक लेबर और 15 कैपिटल का यूज करके 150 यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि एक एडिशनल लेबर को आप लेके आए, तो आपको कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आपने 4 कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन किया है फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4:1। यहाँ पे कितना आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, और नीचे में क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन तो हमेशा एक का ही होता है ना। देन फिर मार्जिनल, क्योंकि मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल 1 यूनिट। तो फिर 2 से 3 हुआ, आप लेबर को एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को आप लेके आए, तो आपको कैपिटल कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ा है, पहले 11 कैपिटल आप यूज करे तो आप 8 कैपिटल यूज किया है, तो 3:1 का सब्स्टिट्यूशन। तो याद आ रहा है MRTS? यस सर। ठीक है, तो ये इसी को तो बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर बार आप जब लेबर को यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कैपिटल को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और वो यस सर। कैपिटल आपका डिमिनिश होता जा रहा है। देन हमने ये पढ़ा था ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, जिसमें यहाँ पे 2 फैक्टर, फैक्टर x एंड y, ये हमारा बताइएगा। बताइए क्या है, जहाँ पे आइसो क्वांट टचेज आइसो कॉस्ट लाइन, तो cost आइसो क्वांट, यहाँ पे चाहे इस यूनिट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उतना देखिए, ही आपका कॉस्ट लगेगा। लेट से 500 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, बट इस पॉइंट पे आपका जो कॉस्ट लग रहा है वो सबसे मिनिमम। तो यस इस पॉइंट पे कितने लेबर्स का यूज हो रहा है और कितने कैपिटल का यूज हो रहा है वो आप देखेंगे, और उस बेसिस पे आप, ओके, याद आ रहा है यस सर। इसका पार्ट? यस ओके फाइन। अब हम लोग कॉस्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। लग रहा है एक बार में पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज हो रहा है अच्छे से, yes sir. यस सर। लेकिन आप लोगों को Yes, फिर से घर पे, क्योंकि ये तो देखिए ये तो थोड़ा हम फास्ट करा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पूरा रिवाइज कैसे कराया जा सकता है, बट घर पे इन सब पोर्शन को आपको एक बार फिर से देखना होगा,
और ये सब वो पार्ट है जो आपको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। यस सर। देन अब हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था ना, एक आपका होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, एक आपका होता है सेलिंग कॉस्ट, और एक होता है आपका सन्ड्री कॉस्ट। बताइए तो ये तीनों क्या होता है? प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन को कॉस्ट लगा। हाँ, सेलिंग मतलब जितने में जितना सेल किया, मतलब प्रोडक्शन सेलिंग करने को का जो cost लगा। कॉस्ट लगा। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन करते समय जो कॉस्ट लग रहा है, जैसे वेज कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, मटेरियल पे क्या कॉस्ट लग रहा है, ये सब आपका कैपिटल। प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। अब सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्शन तो हो सेल गया, करने जो उसको के लेके लिए सेल आएंगे करने के मार्केट टाइम में, लगा पूरा। तो ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट। पे यस, एडवर्टीजमेंट, ये सब यस मार्केटिंग एंड ऑल सेलिंग कॉस्ट होता है। सन्ड्री कॉस्ट क्या यस होता है? जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा है ऊपर से, क्या? जैसे इंश्योरेंस, टैक्सेस, यस सर। यस, ये सब आपका, सिक्योरिटी टैक्स। फैक्टर्स। ये सब आपका सन्ड्री कॉस्ट है। याद आ रहा है? देन हमने ऐसे ही देखा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, रियल कॉस्ट। याद करिए यस सर। क्या था Yes, यस, इम्प्लिसिट कॉस्ट? सर एक्सप्लिसिट मतलब जो बाहर से हमें, मतलब जो हमारे जेब से जो पैसे जा रहे हैं। लग रहा है, ठीक है। इम्प्लिसिट जो इम्प्लाइड है, जैसे आपने अपनी ही लैंड पे कहीं पे कोई फैक्ट्री वगैरह है, आपने स्टैब्लिश कर रखा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप अपना ही वैन यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। देन टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल एवरेज। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यस सर। एंड टोटल कॉस्ट। अभी हम शॉर्ट रन का बात कर रहे हैं, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ शॉर्ट रन में ही होता है, लॉन्ग रन के केस में नहीं होता है। फिक्स्ड, लॉन्ग रन में तो कुछ फिक्स होता ही नहीं है ना। यस सर। लॉन्ग Yes, रन sir. के केस में कुछ सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। yes, यस सर। शॉर्ट रन के केस में हमारे कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं ना, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन के केस में short होता run. है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है? नो सर। नहीं, No, sir. No, sir. इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन आपको रेंट तो पे करना ही करना है, चाहे आपके यहाँ 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ हो या 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। हाउ डज इट मैटर? रेंट अगर 10,000 रुपीज है तो आप प्रोड्यूस करिए, इसका प्रोडक्शन से लेने देना नहीं होता है, ठीक है ना। देन वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये लिंक्ड होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट? यस सर। यस, Yes, जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। अगर आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 100 यूनिट के लिए लेबर जो लग रहा है उसका चार्ज आपको पे करना है। अगर लेबर, आप 50 यूनिट रॉ का कर रहे हैं, मटेरियल्स, यस। और टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड टोटल कॉस्ट फिक्स प्लस टोटल फिक्स वेरिएबल प्लस कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। वेल डन। चलिए, तो अब ये तो हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट देखा। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब बताइए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? एक प्रोडक्ट के लिए जितना लगा उतना एवरेज तो हमारा हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब सेम क्या रहेगा होता है? सर। सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब आप ये बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट लेट से 120 रुपए, 200 रुपए है। आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन किए तो आपका एवरेज एएफसी क्या आया? 200। दो आप 200, 2 यूनिट का प्रोडक्शन किए, एएफसी क्या आया? 100, आप 4 यूनिट का प्रोडक्शन किए, एएफसी क्या आया? 50, आप 8 यूनिट का 50. प्रोडक्शन किए, एएफसी क्या आया? 20। 25। आप
हाँ ये इस यूनिट का 25 प्रोडक्शन yes. किए एफसी क्या आया 10। हाँ तो आप देख रहे हैं 100 जैसे 10 जैसे आपका 10 प्रोडक्शन 10 बढ़ 10 रहा है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट घट प्रोडक्शन रहा बढ़ है, रहा है एएफसी कम हो रहा है एएफसी कम हो रहा है। ये यस सर फिगर याद है, भूल गए? ये वाला एएफसी कॉस्ट। ये और सर एएफसी है कभी भी अपन यस सर। इसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को क्योंकि कुछ तो यहाँ पे कॉस्ट होगा ना ऊपर में, नीचे चाहे यस सर इनफाइनाइट हो जाए ऊपर कुछ तो होगा ना। तो इट इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इट इज नेवर इक्वल टू जीरो। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये किस तरीके का ग्राफ होता है? तो ये शुरुआत में क्या होता है, घटता है, और फिर आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये बढ़ना शुरू हो जाता है। याद है? यस ये सर। एक तरीके यू शेप्ड कर्व होता है। तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ओके, अब याद करिए आप लोग, एक फिगर हमने इस तरीके का बनाया था। ये आपका लेट से ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी है जो ऐसे हमारा घटता आ रहा है। ये हमारा एवीसी है जो ऐसे शुरुआत में, और ये ऊपर हमारा क्या होता है, एसी। क्योंकि ये जब हमारा ए एएफसी है, ये हमारा एवीसी है, और ये हमारा एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको एटीसी भी बोलते हैं या एसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही एवरेज टोटल कॉस्ट होता है ना, एएफसी प्लस एवीसी। याद आ रहा है? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, इसको ऐड यस करेंगे तो यहाँ पे एएफसी आता है। Yes. और शुरुआत में क्या होता है, एएफसी भी हमारा घट रहा होता है और एवीसी भी घट रहा होता है, तो एबीसी हमारा भी घट रहा। एटीसी भी यस घटता है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है, लेकिन अभी भी एवरेज बढ़ता है फिक्स कॉस्ट हमारा घट रहा होता है। इसीलिए हमारा एवरेज टोटल कम हो कॉस्ट रहा है यस घट रहा सर होता है। क्योंकि अगर ये बढ़ा 5 से कट रहा और होता घटा 8 से, तो अभी भी एवरेज तो 3 से घट ही रहा है ना। है यस यस, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से। मतलब अब ये 2 से घट रहा है एवरेज और ये फिक्स 5 कॉस्ट से से बढ़ रहा है, तो अब ये एवरेज फिक्स्ड टोटल कॉस्ट उसी पॉइंट पे मिनिमम होता है, उसके बाद क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। याद आ रहा है ये सब चीज? यस सर। यस सर इस सब में कोई डाउट नहीं ना? Yes, sir. No, sir. नो सर प्लीज ओके, तो चलिए ये सब पार्ट तो आप लोग देखिए, ये सब पार्ट आप लोग रिवाइज कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फोकस है वो मार्केट चैप्टर पे। अब चारों तरीके का मार्केट को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर? Yes. देखिए ये सब, वेट, देखिए ये सब तो हमने अभी कर लिया ना, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, कॉस्ट इलास्टिसिटी। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यही एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, दिस दैट, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, ये सब क्या क्या फैक्टर्स होता है। देन यूटिलिटी से रिलेटेड उसका क्या मीनिंग होता है, वांट्स, डिजायर्स, ये सब कुछ। देन ये सब मार्जिन यूटिलिटी कब ये निगेटिव होता है, कब यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, ये सब एक बार, क्योंकि मैंने आपको ये सब कुछ अभी पढ़ा दिया है, बट थोड़ा फास्ट था। तो फास्ट इसलिए था, आप लोगों को समझ भी आ रहा था क्योंकि आप लोगों ने ये सब चीज कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा ना आप लोगों से? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये सब शिफ्ट वगैरह। फिर हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किया। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दी आर योर आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बताया ना, बहुत सारा पार्ट्स होता है।
सर को नहीं यार क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डॉट 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 अप टू एन तक कुछ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इनपुट्स बहुत सारा वेरिएबल्स इनपुट होता है। जनरली हम लोग लेवर और कैपिटल के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, टोटल प्रोड्यूस। ये ग्राफ अभी हमने देखा ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये ग्राफ याद रखिएगा, ठीक है। यस सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो फिर ये देखिए रिटर्न टू स्केल एंड ऑल, देन प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट कहाँ पे ऑप्टिमाइज होता है। ये आपका कौन सा लाइन है? आइसो कॉस्ट आइसो लाइन। कॉस्ट लाइन, cost और आइसो क्वांट जहाँ पे इसको टच करेगा वो आपका ऑप्टिमम फैक्टर। yes sir देखिए ये वाला पॉइंट ये भी हमने कवर किया है ना, तो yes sir ठीक है। फिर हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, देन टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो एक बार आप लोग देखिए, ये अभी हमने कवर किया ना। yes sir और फिर लॉन्ग रन, तो सारे शॉर्ट रन का मैंने बताया था ना, इट इज डेवलप। लॉन्ग रन यस, यस सर तो इट इज एनवेलप ऑफ ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का total average cost वो एनवेलप होता है। और फिर इससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, देन ये हमारा 4th चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ मार्केट को हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब चारों तरीके के मार्केट को एक बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। एंड ये लास्ट चैप्टर तो हमने पढ़ ही लिया है, बिजनेस साइकिल कैसे होता है, कब बूम होता है, कब एक्सपेंशन होता है, इस पे तो हमने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग एक बार अच्छे से, अभी जैसे मैंने आपको रिवीजन करा ऐसे ही करा दूं ना, ये वाला चैप्टर। yes यस sir Yes. टाइप्स ऑफ मार्केट। अब सबसे पहले कौन सा मार्केट हम लोग स्टार्ट किए थे? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, perfect परफेक्ट कंपटीशन वंडरफुल। परफेक्ट कंपटीशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, चलिए हमको बताते हैं। मेनी बायर्स। large number of buyers and sellers लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो बायर्स and भी sellers लार्ज नंबर के, Homogeneous product. homogeneous और product सेलर्स भी लार्ज नंबर के। कैसा प्रोडक्ट? तो होमोजीनियस प्रोडक्ट। homogeneous प्रॉफिट किस तरीके का? नॉर्मल सर, सुपर नॉर्मल नॉट Normal. पॉसिबल। normal नॉर्मल Normal प्रॉफिट, means normal profit नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट no सेम होता है। transport cost. अब Yes, यहाँ sir. पे बताइए, यस सर सेलर जो होता है वो प्राइस गिवर होता है, प्राइस टेकर होता है, क्या होता टेकर price Taker. taker Price taker. taker. Because a single seller cannot influence the price, okay, by increasing or decreasing the supply, ठीक है। यस सर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स का क्या मतलब होता है? बहुत सारे फर्म्स आइडेंटिकल होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर मतलब कैन बी लार्ज नोन नंबर एज फॉर्म इतने इंडस्ट्री लार्ज नंबर होते हैं कि 2-4 फॉर्म के आने और जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से लार्ज नंबर ऑफ फर्क नहीं बायर्स, पड़ता इतने यस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं कि कोई 2-4 बायर्स के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइस टिकर किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? तो ये सप्लाई, सॉरी ये डिमांड, ये सप्लाई, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आता है यही प्राइस होता है। और इसीलिए फॉर्म को बोलते हैं कि बोथ फॉर्म हो या बायर हो, दोनों इसमें कौन होता है? प्राइस टेकर होता है। yes sir ओके, यस सर क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉर्म इच 0, फाइनाइट, इनफाइनाइट। सर एक क्वेश्चन रिपीट करें क्रॉस इलास्टिसिटी क्या क्या होता है? बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉर्म, इलास्टिक क्रॉस इलास्टिसिटी, ये फाइनाइट होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, या इनफाइनाइट होता है?
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग, लेज का एग्जांपल ले लीजिए। ये जो लेज का पैकेट है ये हर दूसरी दुकान में मिलेगा। किसी एक पर्टिकुलर दुकान में अगर इसका प्राइस को शॉपकीपर 5 रुपीज की जगह पे 7 रुपीज में सेल कर रहा है, तो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, जितने भी बायर्स यहाँ के होंगे वो दूसरी दुकान में इनफाइनाइट, शिफ्ट हो जाएंगे। यस सर, तो दिस इज इनफाइनाइट ना, ये मैंने पढ़ाते वक्त आप लोगों को समझाया भी यस था। सर, बैरियर्स यस कैसा सर, होता है एंट्री के लिए? No barriers. नो No बैरियर। नो बैरियर्स टू entry एंट्री। and exit. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यस सर, ठीक है, Normal for नॉर्मल प्रॉफिट होता है। हमने देखा था ना इस तरीके का, जब तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर होता है तब तक हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। जब हमारा yes. मार्जिनल Yes, कॉस्ट sir. मार्जिनल रेवेन्यू से कम हो जाता है, प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को ऊपर से कट कर रहा है या नीचे से कट कर रहा है। नीचे से कट करता है, नीचे से ये हमारा नीचे से कट डिमांड करता है। और यही revenue. हमारा एवरेज रेवेन्यू भी होता है और यही हमारा मार्जिन रेवेन्यू भी होता है Marginal अंडर मार्जिनल परफेक्ट रेवेन्यू भी कंपटीशन। होता और है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इस तरीके से ये downwards. अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो अभी हमें क्या हो रहा था, लॉस। अब जब हमें प्रॉफिट होना Loss. शुरू हुआ तभी हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। फिर अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से देखा था ना कि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है शॉर्ट रन के केस में, तो लॉन्ग रन के केस में वो नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। क्यों? Yes sir. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फिर एंटर कर फर्म्स जाएंगे। एंट्री एग्जिट करने Yes. लगते हैं। Exit यस सर, होगी। यस, और इसी केस में हमने देखा था नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, अगर लॉस हो रहा होता है नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, लॉस मेकिंग का हमने कुछ इसमें कवर किया था क्या? लॉस भी हो रहा होता है तो हम ये सर अगर लॉस होता है तो हाँ। एग्जिट फर्म कर से जाएंगे एग्जिट तो कर जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट में टर्न नहीं, शट डाउन का केस हमने पढ़ा हुआ था, याद करिए कुछ। यस जब सर, तक यस। वेरिएबल कॉस्ट हम कवर कर पा रहे हैं, कवर कर रहे तब तक। चलिए एक ग्राफ मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ जो आप लोग वहां से रिवाइज कर लेंगे। ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस बना रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन। ये हमारा मार्जिन रेवेन्यू इक्वल्स एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ये जिस ऐसा ऐसा यहाँ से कट करता हुआ, ये हमारा नीचे से ऐसा, ये शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट SAVC, ये हमारा SATC, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ये इस तरीके से कट करता हुआ ऐसे कुछ। इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कट करता है मार्जिन रेवेन्यू को, वही हमारा Marginal इक्विलिब्रियम पॉइंट revenue. होता है ना। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम Yes. पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देख रहे हैं आप कि आपका वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट, तो आपका ये क्या है, प्रॉफिट है ना। Yes sir. चलिए इसको नंबरिंग दे देते हैं, PLK MON, दिस इज P। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टोटल कॉस्ट, बताइए टोटल कॉस्ट क्या है एट ON क्वांटिटी,
टोटल कॉस्ट क्या है? OKMN. 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 टोटल रेवेन्यू? OPLN. OPLN. तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? KPLM. KPLM. PKML. KPLM. वंडरफुल। याद आ रहा है? अब ये जब सुपरनोवा प्रॉफिट लॉन्ग रन में हो रहा है तो क्या होगा? देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री, तो कुछ एंटर करेंगे और धीरे धीरे लोगों का जो शिफ्ट होगा वो चेंज होगा और फिर ये धीरे धीरे घट के कहाँ पे जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट के केस में। Normal इसी profit. तरीके से जब लॉस होगा तो कुछ एग्जिट करेंगे तो फिर ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट के केस में। Normal profit. ठीक है। और शटडाउन कब तक नहीं होता है? शटडाउन तो कंडीशन कब होता है? वेरिएबल कॉस्ट Variable Yes. cost. कवर कर पाते हैं। हाँ, वंडरफुल। तो जब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर देते हैं? हम शट डाउन कर देते हैं। शटडाउन। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कंपटीशन था? परफेक्ट कंपटीशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? मोनोपोली। मोनोपोली सबसे पहले मैंने आपको मोनोपोली में क्या डेफिनेशन पढ़ाया था? Single seller. सिंगल सेलर। ठीक है। मैंने बताया था इट इज पोलर अपोजिट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यस सर, पोलर अपोजिट। जहाँ पे एक फॉर्म डोमिनेट करते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा? नहीं सर. No sir. No, कोई sir. substitute नहीं रहता. सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट रहेगा पर क्लोज सब्स्टिट्यूट Substitute नहीं। से। हाँ, Barriers to entry and सब्स्टिट्यूट exit. रहेगा बट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा। वंडरफुल। बैरियर्स बताइए। Barriers to entry and Legal exit. barriers. लीगल बैरियर्स Entry. और नेचुरल बैरियर्स भी। यस सर। नेचुरल Yes बैरियर्स। sir. टेक एन एग्जांपल ऑफ रेलवे। नेचुरल बैरियर है ना, आप अपना कहाँ से सेटअप करते रहेंगे? कौन सा ट्रैक आप कहाँ बिछाएंगे? लेट से आप लीगल बैरियर पास Yes, कर sir. लिए, आपको लाइसेंस मिल चुका है, पहाड़ वगैरह आ जाएगा, कहाँ से कटिंग करते रहेंगे, कितना सारा आपको नेचुरल बैरियर्स देखने को मिलेगा। ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है वही पूरी इंडस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि वही फॉर्म जो होता है Yes, वो sir. डोमिनेट कर रहा होता है, जिसको हम लोग सिंगल फॉर्म एंटिटी भी बोलते हैं। यस सर। फॉर्म एंटिटी। क्या सिंगल सेलर इफेक्ट करता है दूसरे सेलर को बाय ओन एक्शन? क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा सेलर होता ही नहीं है ना, तो इफेक्ट कहाँ से होगा? यस सर। प्राइस मेकर। यस। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर द प्राइस मेकर, नॉट द Price प्राइस makers. टेकर। यस। ठीक है। तो डिमांड कर्व मोनोपोलिस्ट का कैसा होगा? परफेक्ट कंपटीशन के केस में तो आपने देखा, परफेक्ट कंपटीशन के केस में डिमांड कर्व कैसा था? पैरेलल टू पैरेलल टू एक्सेस था ना? एक्सेस। पैरेलल टू एक्सेस Yes. तो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। अब मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व क्या होगा? Average revenue. यस। क्या Less कैसा होगा? elastic. मतलब लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। यस सर, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक मतलब यहाँ पे एक सेलर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो अगर वो अपने प्राइस को थोड़ा चेंज करता भी है तो आप अपने डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। यस। ठीक है। तो ये मोनोपोली के केस में। क्या मोनोपोलिस्टिक फॉर्म सिर्फ लार्ज फॉर्म ही होता है? No sir, No, can sir. be small firm. कैन ऑल्सो बी एन स्मॉल फॉर्म। कंडीशंस क्या क्या हमने पढ़ा था मोनोपोली के लिए? भूल रहे हैं आप लोग? पेटेंट, रिसर्च, यस सर, पेटेंट रिसर्च। स्टेट ओनरशिप, पब्लिक यूटिलिटीज, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यस सर। याद आ रहा है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मैंने Yes. आपको बताया था, उबर का एग्जांपल दिया था यस सर। कि शुरुआत में कितना लो रेट पे वो कर रहा था ताकि
धीरे धीरे लोगों Yes, को sir. इसका आदत हो जाए। ठीक है, डिमांड कर्व फॉर मोनोपोली। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू एक्सेप्ट इन फर्स्ट केस। याद आ रहा है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है यार, एवरेज रेवेन्यू, और ये हमारा कुछ इस तरीके से ये हमारा मार्जिन रेवेन्यू कर्व था, Marginal revenue. ये हमारा रेवेन्यू और प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। याद आ रहा है ये सब चीज? Yes, sir. ओके, अब आप मुझे कुछ आंसर दीजिए अगर याद आए तो। मोनोपोलिस्ट जो है वो सब चीज को हायर प्राइसेस पे क्यों नहीं सेल कर सकता है? मोनोपोली है ना, तो सब चीज को हायर प्राइसेस पे सेल कर सकता है। सब्स्टिट्यूट है सर, सब्स्टिट्यूट नहीं। पब्लिक बैन कर देंगे। सब्स्टिट्यूट्स है। अगर रेलवे अपने Yes, प्राइस sir. को बहुत हाइक कर दिया, ठीक है, बहुत हाइक कर दिया, रेलवे का टिकट इतना हाइक हो चुका है ना कि इट इज डिफिकल्ट, तो आप क्या करेंगे? आप फ्लाइट ले लेंगे, So public में Other- आप public public other transport ले transport. लेंगे, आप अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर लेंगे। क्लोज सब्स्टिट्यूट रेलवे का रेलवे नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि ट्रांसपोर्टेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। फियर ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवीन कर लेगा, लोग बाइकआउट कर देंगे उस Yes, सारे sir. ऑर्डर को। Yes, sir. Boycott the roads. यस, अब यहाँ पे इन शॉर्ट रन के केस में मोनोपोली में पॉजिटिव प्रॉफिट होगा, मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी Yes. होगा। ठीक है, शॉर्ट रन के केस में। लॉन्ग रन के केस में क्या होता है? Normal profit. Normal. Super normal. ऑब्वियसली बात है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, सॉरी मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, तो मोनोपोली है, तो लॉन्ग रन के केस में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही तो होगा। Yes, sir. शॉर्ट रन के केस में अभी तो हमने देखा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उबर ने क्या किया, स्टार्टिंग में आके वो इतना सारा पैसा मार्केट में बर्न करते जा रहा था कि बहुत चीप रेट पे दे रहा था, लोगों को क्या हुआ, उस चीज का आदत लग गया, फिर उबर ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो शॉर्ट रन के केस में तीनों तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मोनोपोली के केस में, लॉन्ग रन के केस में हमेशा क्या होता है? Super normal profit. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसका भी ग्राफ याद है आप लोगों को? Yes, sir. चलिए, अब हम लोग मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली के केस में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू ये दोनों निगेटिवली इंक्लाइंड होता है, Yes, sir. Yes, और मार्जिन रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू एक्सेप्ट फर्स्ट केस। Yes, sir. इसके अलावा सारे केस में होता है, मतलब मार्जिन रेवेन्यू लाई बिलो एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू ये सब एक स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक होता है, और ये AR इज इक्वल टू MR होता है। ठीक है, Yes, sir. लॉन्ग रन के केस में, मोनोपोली में किस तरीके का प्रॉफिट होता है? Super normal. सुपर नॉर्मल। लॉन्ग रन के केस में परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके का होता है? Normal Normal. profit. नॉर्मल। यहाँ पे प्रोडक्शन किसी भी कमोडिटी का सिंगल प्रोड्यूसर के हैंड में होता है, जो फॉर्म होता है Yes, sir. वो कंट्रोल वो करता है industry. प्राइस मेकर। यहाँ पे फॉर्म के पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, Price taker. प्राइस Price taker. टेकर।
वंडरफुल। तो ये दो मार्केट हमारा ओवर हुआ, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। थर्ड मार्केट हमने क्या कवर किया था? मोनोपोलिस्टिक। Monopolistic. मोनोपोलिस्टिक के लिए मैंने आपको क्या बोला था? इस तरफ परफेक्ट कंपटीशन बनाइए, दूसरी तरफ आप मोनोपोली बनाइए। मोनोपोली। Monopoly बनाए। दो अलग अलग हाइब्रिड। एक्सट्रीम है, इसका एक हाइब्रिड बनाइए। और यही तो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे परफेक्ट sir. कंपटीशन में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स Number of प्रोड्यूसिंग Firms. होमोजेनियस प्रोडक्ट। yes. यहाँ पे ओनली वन सेलर। One seller. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है ना, तो मोनोपोलिस्टिक में इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा। Yes. यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म है, तो यहाँ पे बिटवीन दिस मतलब रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स फॉर मोनोपोली एंड लेसर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कैसा? Different. डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हाँ, डिफरेंस मतलब सिमिलर बट Yes. नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, यस सर। क्योंकि आइडेंटिकल हो गया तो फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट ही हो गया ना। यस सर। यस। डिफरेंशिएटेड कहाँ पे? इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। अब बिल्कुल सोप लक्स का ऑल्टरनेटिव्स रेक्सोना, डेटॉल, बहुत सारा है ना। तो माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपको हाइजीन रिलेटेड सोप यूज करना है तो आप कभी भी डेटॉल यूज करोगे? सॉरी, लक्स यूज करोगे अगर हाइजीन रिलेटेड सोप आपको यूज करना है तो? No. नो सर। नो। No, sir. अगर ब्यूटी रिलेटेड सोप यूज करना है तो आप डेटॉल यूज करोगे? नो Yes. सर। तो वेयर डज द डिफरेंसेस लाई? इन द माइंड ऑफ द Differentiated product. Yes. बट ऐसा आपको फील होता है क्या कितना डिफरेंस होता होगा? No. नहीं होता है। No, sir. ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपने देखा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था याद करिए। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। Sellers. इसको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। Yes, sir. यस सर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो Freedom सकता of है, entry and exit. हाँ, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। देन Yes. इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करेगा? तो अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन की कितना डिफरेंशिएशन है उसी पे इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा ना। यस सर। जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन जितना कम होगा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा। Yes. जितना डिफरेंशिएशन कम होगा इलास्टिसिटी कैसा होगा? हाई होगा कि लो होगा? कम होगा। अभी आपने देखा कि जब डिफरेंशिएशन बहुत कम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन, इलास्टिसिटी कैसा था? इनफाइनाइट था। तो अगर Yes, sir. डिफरेंशिएशन बहुत कम होगा मतलब सिमिलैरिटी ज्यादा है, तो अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस को राइज Yes, करेंगे sir. तो दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस की तरफ, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ रन करेंगे ना। ज्यादा होगा। यस, तो इलास्टिसिटी ज्यादा जितना होगा। ज्यादा सिमिलैरिटी होगा मतलब डिफरेंशिएशन जितना कम होगा उतना इलास्टिसिटी हाई होगा, और डिफरेंशिएशन जितना ज्यादा होगा उतना इलास्टिसिटी कम होगा। कम होगा। याद आ रहा है? याद करिए। यस सर। लार्जर द डिफरेंशिएशन, लेस इज द इलास्टिसिटी। स्मॉलर, यस, इलास्टिसिटी। elasticity, and smaller the differentiation, लार्जर इज द इलास्टिसिटी। अब नेचर ऑफ डिमांड कर्व देखना है। नेचर ऑफ डिमांड कर्व, इसका इलास्टिसिटी कैसा होगा? दोनों से रिलेटेड बताइए, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। किससे ज्यादा होगा, किससे कम होगा, क्या होगा, कैसे होगा?
परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी परफेक्ट कंपटीशन से परफेक्ट कंपटीशन के केस में कैसा इलास्टिसिटी होता है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है? सो डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा होना। डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा होना। वंडरफुल। इस Yes, तरीके का sir. ग्राफ, ठीक है। और मोनोपोली में कैसा होता है? कुछ इस तरीके का ग्राफ। लेस देन इलास्टिक। Yes, sir. तो X-axis अब पे। आप बताइए, जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच का होगा, वही आपका होगा ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि Monopolistic मोनोपोलिस्टिक competition. कंपटीशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स बहुत दूर है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स बहुत क्लोज है, मतलब कि एकदम Yes. परफेक्ट है। अब यहाँ पे इस दोनों के बीच में है, तो इससे क्या होगा? इससे ज्यादा और इससे कम। मतलब ये अगर हमारा मोनोपोली का है, तो ये वाला ग्राफ जो होगा ये हमारा Monopolistic. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का होगा। अरे नहीं यार, ये वाला ग्राफ थोड़ी होगा जो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ये तो एक्स एक्सिस और नीचे की तरफ आ गया ना। ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आपको फिर कंफ्यूज हो रहा है, इसको एक बार मैंने और भी समझाया हुआ है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा ऐसा है। ये हमारा मोनोपोली का है और ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन का है। Perfect तो जो competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा वहाँ कहीं यहाँ पे होगा ना, मोनोपोलिस्टिक बीच- कंपटीशन इन दोनों के बीच में। Yes, sir. याद आया अब? Yes, sir. तो डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक Perfect कंपटीशन फॉर competition. मोनोपोली। Monopolistic competition. मोनोपोली में डिमांड कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में कैसा होता है? कम इलास्टिक होता है कि ज्यादा इलास्टिक कम होता कम है? होता है। होता है। कम कम होता होता है। है। मोनोपोली में कम है और पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली के केस में ज्यादा होता है। परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? इलास्टिसिटी कम होता है। क्लियर है? Yes, sir. Clear? Yes. Yes, sir. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट Yes, sir. होता है। Yes, sir. यस, तो Yes, फ्रीडम sir. ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में। ठीक है, अब बताइए Yes. शॉर्ट रन के केस में क्या होता है? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉन्ग रन के केस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा? Normal profit. Normal profit. रीजन From central Entry and exit. exit. फ्रीडम ऑफ Freedom of एंट्री एंड entry and एग्जिट। वेल डन, Yes, sir. वेल डन। ठीक है, और हमारा फोर्थ मार्केट क्या होता है? ओलिगोपोली। Oligopoly. Oligopoly. यहाँ पे ओलिगोपोली के मतलब क्या होता है? Few sellers. मतलब फ्यू फर्म्स Yes, जो sir. मार्केट को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, फ्यू फर्म्स का डेफिनेशन गिवन नहीं है। ओलिगोपोली में 2-4 फॉर्म भी हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं। Yes, कोई sir. बताया था मैंने कि कोई यहाँ पे फिक्स डेफिनेशन इसका नहीं है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के एक्टिविटीज को वॉच कर रहा होता है। याद आ रहा है? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ओलिगोपोली में दोनों ही तरीके का प्रोडक्ट एस्टेब्लिश रहता है, होमोजीनियस भी Differentiator. और डिफरेंशिएटेड। Hmm. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ओलिगोपोली का? स्मॉलर नंबर ऑफ फॉर्म्स,
Yes, sir. Few forms. इंटरडिपेंडेंस, Homogeneous and differentiated product. Interdependent. इंटरडिपेंडेंस, और इसी Yes. इंटरडिपेंडेंस के कारण क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकता है और प्रोडक्ट सिमिलैरिटी भी होता है। Similarities. ठीक है, Yes, sir. अब ओलिगोपोली का क्या क्या कारण हो सकता है, केस कॉजेज ऑफ ओलिगोपोली। यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करता है, No. इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम नहीं करता है, बिल्कुल यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करता है, तभी तो मैंने आपको जियो का एग्जांपल भी दिया था। Yes, sir. इकोनॉमीज ऑफ स्केल Geo काम के price करता है। change. यस, यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री होता है। Yes, sir. यस, ओलिगोपोली में क्योंकि बहुत कम फॉर्म्स है ना, अगर बैरियर्स टू एंट्री नहीं होता तो फिर तो लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स हो जाते हैं यहाँ पे भी, Yes, sir. तो बैरियर्स Yes, टू sir. एंट्री होता है। मर्जर ओलिगोपोली में बेस्ट एग्जांपल वोडाफोन और आइडिया, याद आ रहा है? Yes, sir. मर्जर, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, We. और यहाँ पे जो प्राइस और आउटपुट ओलिगोपोली के अंदर होता है, यहाँ पे दो तरीके से प्राइसेस डिपेंड करता है, एक प्राइस कंपटीशन और दूसरा नॉन प्राइस कंपटीशन। Non-price competition. जो प्राइस Yes, sir. कंपटीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉल्यूसिव, नॉन कॉल्यूसिव, Collusive. और नॉन प्राइस कंपटीशन को क्या बोलते हैं, Collusive. कॉल्यूसिव। ये किसने ये मॉडल दिया था, स्विजी मॉडल, याद आ रहा है? स्विजी मॉडल, जिसको किंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं, किंग डिमांड Yes, sir. कर्व। Yes. ठीक है, और किंग डिमांड कर्व में हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे हम लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट एजम्पशन होता है कि कुछ ही फॉर्म्स ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री में होगा, ओनली वन फॉर्म्स जो एक फॉर्म्स के द्वारा जो प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में सेल करते हैं उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहता है, प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का होता है, किसी तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, एस्टैब्लिश्ड और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होता है। उसके बाद अगर कोई भी फॉर्म अगर अपने प्राइस को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, सारे के सारे फॉर्म्स प्राइस को डिक्रीज करते हैं, लेकिन अगर कोई फॉर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करेगा तो दूसरे फॉर्म इंक्रीज करते हैं, No, sir. नहीं Yeah. करते हैं। अभी आपने देखा था ना जियो क्या हुआ, कि वो आया Yes. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अपने प्राइस को डिक्रीज किया तो लगातार सबने प्राइस को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो नॉन कॉल्यूसिव और कॉल्यूसिव मार्केट आप लोग एक बार देख लेंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो बस हमारा यही था, Yes, sir. पूरा मार्केट भी हमने कवर कर लिया, जो थोड़ा फास्टली किया है, बट क्योंकि हमने ये सब कुछ क्लास में पूरा पढ़ रखा है, तो आप लोग एक बार इन सब चीज़ों को भी देख लेंगे, मीनिंग ऑफ मार्केट, एक बार ये सब चीज़ पार्ट को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे, और फिर आपका एक लास्ट चैप्टर है दैट इज बिजनेस साइकिल। ये Yes, sir. बताइए, बिजनेस साइकिल में तो एक ही टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया था, तो सारे क्वेश्चंस को किया हुआ था, ट्रफ, पीक, जब एक्सपेंशन होगा फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. तो कोई डाउट है इन सब में? No, Yes, sir. sir. Clear. No, sir. तो चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, एक बार फिर से चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और अगर कल तक में कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, और मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो अपने माइंड में नहीं रखना है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए Yes. अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज करिए, और वेल डन, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, और फुल मार्क्स आप लोग स्कोर करके आएंगे, एंड मुझे भरोसा है कि आप लोग डेफिनेटली स्कोर कर लेंगे। ठीक, थोड़ा मोड़ा Thank अगर you, एक दो sir. क्वेश्चन गलत भी होता है तो यू डोंट हैव टू वरी, अगर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो एग्जाम में रेस्ट 100 क्वेश्चन में अगर हम 2 क्वेश्चन में नहीं भी आ रहा है तो उसमें हमें फोकस नहीं करना है, कि हमें फोकस कहाँ करना है, जो हमें आता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है जो 100 का 100 कर ले, अरे होता भी है एक दो तो कोई बात नहीं, कभी ऐसा कभी बैड लक आया, एक दो क्वेश्चन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है? तो एक दो क्वेश्चन कभी भी निगेटिविटी इन्वायरमेंट हमें अपने माइंड में डेवलप नहीं करना है, यू हैव टू बी पॉजिटिव।
So Yes. do well, else everything will, your result will be better. Yes.